सोचिए किसी की अगली बर्थडे पार्टी या मान लीजिए प्री वेडिंग शूट किसी शानदार हॉल में नहीं हो रहा, बल्कि दिल्ली मेरठ के बीच दौड़ती एक चमचमाती हाई स्पीड ट्रेन में हो रहा हो। सुनने में किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म का सीन लगता है ना? पर ये अब कल्पना नहीं, हकीकत है। बिल्कुल। और आज हम इसी हकीकत की तह तक जाएंगे। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने एक बड़ी ही दिलचस्प पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत कोई भी नमो भारत या जिसे रैपिड एक्स भी कहते हैं, उस ट्रेन के पूरे कोच को अपने निजी फंक्शन के लिए किराए पर ले सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी है, हम्म, साथ में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। और इनकी मदद से हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम असल में है क्या। क्या ये वाकई एक आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन है, या फिर बस बड़ी कंपनियों और फिल्म प्रोडक्शन वालों के लिए एक नया खिलौना? हमारा मकसद है इस पॉलिसी की पूरी पड़ताल करना। खर्चा, नियम, फायदे और जो छुपी हुई शर्तें हैं, वो सब कुछ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ट्रेन में पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब क्या पूरी ट्रेन हमारी हो जाती है, या फिर सिर्फ एक डिब्बा मिलता है? और क्या ट्रेन चलती रहेगी या एक जगह खड़ी रहेगी? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। देखिए, एनसीआरटी ने इसे बहुत सिंपल रखा है और दो साफ साफ ऑप्शन दिए हैं। पहला है स्टैटिक कोच। स्टैटिक कोच। हाँ, इसका मतलब है कि एक कोच आपको दुहाई डिपो जैसे किसी तय जगह पर खड़ा हुआ मिलेगा। आप वहां जाइए और अपना इवेंट कीजिए। एक तरह से ये एक फिक्स्ड वेन्यू हो गया, बस लोकेशन बहुत हटके है। अच्छा, तो ये एक तरह से ट्रेन थीम वाला कोई रेस्टोरेंट हो गया। बस फर्क ये है कि ये असली ट्रेन है। ये भी मजेदार है, लेकिन असली मजा तो चलती ट्रेन में ही होगा। बिल्कुल। और वही दूसरा और सबसे रोमांचक ऑप्शन है रनिंग कोच। इसमें चलती हुई ट्रेन का एक पूरा डिब्बा आपके इवेंट के लिए बुक हो जाएगा। यानी आपके मेहमान दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करते हुए पार्टी का मजा ले सकते हैं। सोचिए, बैकग्राउंड में शहर के नज़ारे लगातार बदल रहे हैं। वाह, चलती ट्रेन में शूट या पार्टी? ये तो फोटोग्राफर्स और व्लॉगर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। हर मिनट एक नया फ्रेम, एक नया बैकग्राउंड। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। अगर कोई बड़ा फिल्म शूट है जिसमें बहुत तामझाम होता है, तो क्या वो चलती ट्रेन में ये सब मैनेज कर पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और एनसीईआरटी ने भी इस बारे में सोचा है। इसी के लिए उन्होंने दुहाई डिपो में एक मॉकअप कोच भी तैयार किया है। मॉकअप कोच? ये असली कोच की हूबहू नकल है। यहाँ कोई भी टीम असली ट्रेन के ऑपरेशन को डिस्टर्ब किए बिना अपना पूरा सेटअप, लाइटिंग, कैमरा एंगल सब कुछ टेस्ट कर सकती है। एक तरह से ये शूट से पहले की नेट प्रैक्टिस है। ये तो बहुत ही समझदारी वाला कदम है। इससे फिल्म मेकर्स का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा, पैसा। ये सब सुनने में तो बहुत प्रीमियम और महंगा लग रहा है। क्या ये सच में आम आदमी की पहुंच से बाहर है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में दूसरे वेन्यूज की कीमतों से इसकी तुलना करें, तो ये उतना महंगा नहीं है जितना लग सकता है। ऑफिशियल रेट्स के हिसाब से स्टैटिक कोच यानी जो डिपो में खड़ा रहेगा, उसका किराया है सिर्फ 5,000 रुपए प्रति घंटा। 5,000 रुपए प्रति घंटा? एक मिनट, ये तो दिल्ली की किसी ठीक ठाक कैफे या छोटे बैंक्वेट हॉल से भी सस्ता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, और जो रनिंग कोच है यानी चलती ट्रेन वाला डिब्बा, उसका किराया 8,000 रुपए प्रति घंटा है। इन दोनों के अलावा एक 20,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, जो रिफंड हो जाता है अगर कोई नुकसान ना हो। अच्छा। हाँ, इन सब पर जीएसटी और टीडीएस जैसे टैक्स अलग से लगेंगे, वो अलग बात है। 8,000 रुपए प्रति घंटा? और एक कोच में करीब 60-70 लोगों की कैपेसिटी होती है। मतलब प्रति व्यक्ति खर्चा तो बहुत ही कम हुआ। लेकिन क्या 3-4 घंटे की बुकिंग में दिल्ली मेरठ का सफर ठीक से हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी शुरू होते ही स्टेशन आ जाए। ये एक वैलिड सवाल है। देखिए, पूरी लाइन करीब 82 किलोमीटर की है। एक तरफ का सफर लगभग 55-60 मिनट का है। तो अगर कोई 3 घंटे की बुकिंग करता है, तो वो आराम से एक राउंड ट्रिप कर सकता है और उसके पास स्टेशन पर भी कुछ समय होगा। लेकिन यहाँ एनसीआरटीसी का मकसद आपको कहीं पहुंचाना नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस देना है। मैं समझ गई। तो असल में नमो भारत में पार्टी करना किसी मिड रेंज बैंक्वेट हॉल से सस्ता पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपको वो यूनिकनेस और सोशल मीडिया वैल्यू मिलती है जो हॉल में कभी नहीं मिल सकती। ये सिर्फ एक वेन्यू नहीं, ये अपने आप में एक मार्केटिंग टूल है। किसी इन्फ्लुएंसर के लिए तो ये अपने आप में कंटेंट है। शायद इवेंट का खर्चा वहीं से निकल जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ जगह का किराया नहीं, एक पूरे एक्सपीरियंस की कीमत है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल ट्रेन में पार्टी कर ली।
आपको कम से कम 25 दिन पहले अप्लाई करना होगा। तो ये लास्ट मिनट वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 25 दिन? मतलब काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और क्या समय की भी कोई पाबंदी है? मतलब क्या मैं रात के 2 बजे बर्थडे पार्टी कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। आयोजन का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच ही हो सकता है। अच्छा। लेकिन एक अच्छी बात है, एनसीईआरटी तैयारी के लिए 30 मिनट पहले और इवेंट के बाद सामान समेटने के लिए 30 मिनट बाद का समय मुफ्त में देता है। तो 1 घंटे का बफर मिल जाता है। चलिए, ये तो अच्छी सहूलियत है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असल में मुश्किल छिपी होती है, नियम और शर्तें। क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो जाहिर है नियम बहुत कड़े होंगे। कड़े नहीं, बहुत ज्यादा कड़े हैं। और इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि एक भी गलती आपका पूरा इवेंट कैंसिल करवा सकती है और शायद सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ पूरी तरह से बैन है। 1 मिनट, शराब नहीं? ये तो भारत में ज्यादातर पार्टियों, खासकर कॉर्पोरेट इवेंट्स या शादियों के फंक्शन के लिए एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। बिल्कुल है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के नजरिए से सोचें तो वे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं, कोई नाइट क्लब नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता हजारों यात्रियों की सुरक्षा है। एक भी घटना उनकी ब्रांड इमेज को सालों पीछे धकेल सकती है। उनके लिए कंट्रोल सबसे जरूरी है, भले ही इससे उनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाए। बात तो सही है, सुरक्षा सबसे पहले। और क्या क्या नहीं कर सकते? आप स्टेशन के आसपास ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ओहो। ये एक और बड़ा नहीं है, खासकर प्री वेडिंग शूट्स के लिए, जहां ड्रोन शॉट्स बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा कोच के अंदर किसी भी तरह की खुली आग, जैसे मोमबत्ती या दिया जलाना, या किसी तरह का स्प्रे जैसे स्नो स्प्रे इस्तेमाल करना भी मना है। तो मतलब बर्थडे केक पर हैप्पी बर्थडे गाएंगे, पर मोमबत्ती नहीं बुझेगी। ये तो थोड़ा अधूरा सा लगेगा। और पालतू जानवर, क्या कोई अपना पेट साथ ला सकता है? नहीं, पालतू जानवरों की भी मनाही है। नियम बहुत साफ है। अब आते हैं सजावट पर। आप सजावट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में। आप कोच की दीवारों पर टेप या गोंद जैसी कोई भी चिपकने वाली चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे निशान पड़े। कोई बड़ा स्टेज या फ्रेम जैसा ढांचा भी नहीं बना सकते। मतलब हल्की फुल्की फूलों की लड़ियां या कपड़े टांगे जा सकते हैं बस। और ये सब भी शायद उनकी निगरानी में ही करना होगा। हाँ, सारी सजावट रेलवे स्टाफ या सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ही करनी होगी। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और कानूनी शर्त है जो थोड़ी डरावनी है। बुकिंग करने वाले को एक नोटरी से सर्टिफाइड इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप लिखित में ये वादा कर रहे हैं कि इवेंट के दौरान किसी भी तरह के नुकसान, चोट या दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आपके किसी मेहमान ने सेल्फी लेने के चक्कर में इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया या ट्रेन को कोई नुकसान पहुंचाया, तो बिल आपके नाम फटेगा, एनसीईआरटी के नहीं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मेहमानों की भी कोई चेकिंग होती होगी? हाँ, आपको इवेंट से पहले सभी मेहमानों की एक लिस्ट उनके आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा करनी होती है। सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें एंट्री मिलती है। इतने सारे नियम कानून सुनने के बाद तो मेरा सिर ही चकरा रहा है। शराब नहीं, ड्रोन नहीं, केक पर मोमबत्ती तक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बंदिशों के साथ आखिर कौन यहाँ पार्टी करना चाहेगा? क्या इसके फायदे इन सब झंझटों से बढ़कर हैं? देखिए, इसके कुछ बहुत बड़े फायदे भी हैं जो इन मुश्किलों पर भारी पड़ सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है इसकी यूनिकनेस। चलती ट्रेन में इवेंट का अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता। ये आपके मेहमानों के लिए एक यादगार पल बन जाएगा और सोशल मीडिया पर जो बज़ बनेगा वो अलग। ये बात तो है, आजकल लोग एक्सपीरियंस पर ही तो खर्च करते हैं। और दूसरा फायदा है सुरक्षा और मैनेजमेंट। आपको एनसीईआरटी का ट्रेन स्टाफ और सिक्योरिटी मिलती है। क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी, ये सारी चिंताएं आपकी नहीं रहती, जो किसी प्राइवेट वेन्यू में एक बड़ा सिरदर्द होता है। खासकर अगर आपके मेहमान वीआईपी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और तीसरा फायदा वो मॉकअप कोच वाला है, जो प्रोफेशनल शूट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी उतनी ही बड़ी लगती हैं। बिल्कुल। पहली सीमा तो वही 25 दिन की एडवांस बुकिंग और भारी कागजी कार्रवाई है। ये इसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स के लिए बेकार बना देती है। दूसरी बड़ी सीमा है क्रिएटिविटी पर लगी पाबंदियां। एक फिल्म मेकर को शायद ड्रोन शॉट चाहिए हो या किसी को कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल बनाना हो, वो यहाँ मुमकिन नहीं है। सही कहा, यूनिक तो है, पर क्या ये कंट्रोल्ड माहौल उस क्रिएटिविटी को ही खत्म नहीं कर देता जिसके लिए लोग यहाँ आना चाहेंगे? एक आर्टिस्ट को तो हर एंगल से आजादी चाहिए होती है। एकदम सही।
इसीलिए ये पॉलिसी हर किसी के लिए नहीं है। ये उस कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए परफेक्ट हो सकती है जिसे एक कंट्रोल्ड और सुरक्षित माहौल में अपने विदेशी डेलीगेट्स को एक वाव एक्सपीरियंस देना है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए ये शायद फ्रस्ट्रेटिंग हो। और इन सबसे बड़ा एक और जोखिम है। वो क्या है? सबसे बड़ा जोखिम यह है कि एनसीआरटीसी सुरक्षा या ऑपरेशनल वजहों का हवाला देकर किसी भी समय आपका इवेंट रोक सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है। मतलब मान लीजिए किसी की शादी का शूट है, लाखों का लहंगा पहना है, मेकअप हो चुका है और आखिरी मिनट में पता चले कि तकनीकी कारणों से ट्रेन कैंसिल हो गई। सोचकर ही डर लगता है। रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन उस दिन और उस मौके का क्या होगा? यही इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसीलिए एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। वैसे ये ट्रेंड भारत में पूरी तरह नया नहीं है। नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो, जयपुर मेट्रो और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो भी अपने कोच किराए पर देती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नमो भारत के बिल्कुल नए मॉडर्न कोच और खासकर चलती ट्रेन का ऑप्शन इसे बाकियों से बहुत अलग और प्रीमियम बना देता है। तो अगर कोई इन सब जोखिमों और नियमों को जानने के बाद भी इसे बुक करना चाहता है, तो उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी? मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो सुबह 6 बजे का स्लॉट चुनें। उस समय गोल्डन आवर की नेचुरल लाइट मिलेगी और तस्वीरें कमाल की आएंगी। सही। दूसरा, भारी लाइट्स और जनरेटर की जगह बैटरी से चलने वाले हल्के एलईडी पैनल्स का इस्तेमाल करें। इससे परमिशन लेना आसान होगा और तारों का झंझट भी नहीं रहेगा। और जैसा आपने कहा, सबसे जरूरी टिप, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें। भरोसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कर रहे हैं जो कभी भी लेट या कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल। और अगर किसी को अप्लाई करना है या और जानकारी चाहिए तो वो एनसीईआरटी के ग्रुप जनरल मैनेजर ARS से उनके नई दिल्ली के गति शक्ति भवन ऑफिस में मिल सकते हैं या ars@ncrt.in पर ईमेल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका सार निकालें तो ये एक बहुत ही अनोखा और कुछ खास तरह के लोगों के लिए किफ़ायती विकल्प है, जैसे छोटे प्रोफेशनल शूट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स या ऐसे प्री वेडिंग फंक्शंस जहां दिखावे से ज्यादा एक यूनिक और कंट्रोल्ड माहौल की जरूरत हो। उनके लिए ये एक शानदार मौका है। हाँ, लेकिन अगर आपका प्लान ग्रैंड है, जिसमें देर रात तक चलने वाली कॉकटेल पार्टी, ड्रोन फुटेज या भारी भरकम सेटअप शामिल हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसकी बंदिशें आपके प्लान पर पानी फेर देंगी। ये एक खास तरह के ग्राहक के लिए बनाई गई पॉलिसी है जो नियमों के दायरे में रहकर कुछ नया और यादगार करना चाहते हैं। ये तो साफ हो गया, पर मुझे लगता है कि ये पॉलिसी सिर्फ एक ट्रेन में पार्टी करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही है। सही पकड़ा आपने। ये पॉलिसी सिर्फ एक कमर्शियल स्कीम नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। जैसे जैसे हमारे शहरों में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो रहा है, एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। हम उसके मुख्य काम यानी परिवहन और इस तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हम देखेंगे कि पब्लिक पार्क, बस डिपो, फ्लाईओवर के नीचे की जगहें या सरकारी इमारतें भी निजी समारोहों के लिए इसी तरह खोली जा रही हैं? और अगर ऐसा होता है तो आम जनता के अधिकारों और प्राइवेट इवेंट्स की जरूरतों के बीच की बारीक लाइन कहाँ खींची जाएगी? ये बहस अभी शुरू हुई है।